हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तर पाठशाला पर। आज हम आपके लेकर आए इंडियन पॉलिटी MCQ क्वेश्चन सीरीज, जिसका टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP, नीति निर्देशक तत्व। आइए, इस सीरीज का पार्ट 9 वीडियो है। इससे पहले कि सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या ऐसे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, क्योंकि हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस लाए जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए। और आप अगर पैटर्न देखें तो एग्जाम क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम थोड़ा डीपीएसपी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डीपीएसपी होता क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आते हैं, और ये है हमारे आर्टिकल 36 टू 51 में हमारे क्या दिए गए हैं? डीपीएसपी दिए गए। ऐसे टोटल 16 आर्टिकल्स में हमारा क्या है? डीपीएसपी को दिया गया है। अगर हम इसमें अमेंडमेंट की बात करें तो अभी तक हमारे 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं डीपीएसपी में। ये थे, पहला अमेंडमेंट हमारा क्या गया था 1976 में, और ये थे हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसे सेकंड किया गया था हमारा 1978 में, और ये था हमारा 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसे ही थर्ड 2002 में किया गया था, ये 86th नंबर का अमेंडमेंट था। और रिसेंटली 2011 में किया गया है, और ये था हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस तरह से हमारे अभी तक टोटल 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं डीपीएसपी पे। और अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 2 टाइप के राइट्स मिले हुए हैं। एक ऐसे राइट्स जो जस्टिसेबल हैं, यानी कि कोर्ट से वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट उनको लागू कर सकती है, और एक नॉट जस्टिसेबल है, नॉट जस्टिसेबल राइट्स हैं। और ये राइट्स का डिवीजन किया गया BN राव द्वारा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे उसके एक मेंबर थे BN राव। उन्होंने हमारे राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक जस्टिसेबल और एक नॉट जस्टिसेबल। तो जो जस्टिसेबल राइट्स हैं वो हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स, और जो नॉट जस्टिसेबल राइट है वो हमारे बने डीपीएसपी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आप लैब असिस्टेंट या इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको 26 वीडियो अवेलेबल होगी, 600 पर मंथ तक। ये सिर्फ 15 अगस्त तक अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू करें चाहे कॉल करके, आप इससे सारी डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, यानी कि जो हमारे डीपीएसपी लाए गए इनका पर्पस क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमसे पूछा गया है। हमारा पहला ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, दूसरा सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी कि सोशल और इकोनॉमिकली जस्टिस लाना या डेमोक्रेसी लाना, यह हमारा क्या था, डीपीएसपी का पर्पस था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है हमारा, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? हमें बताना है कि जो डीपीएसपी का पर्पस या एम नहीं है, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है। पहला है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाना। ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यानी कि सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस को स्टार्ट करना। ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यानी कि एक रिलीजियस स्टेट बनाना। या ऑप्शन डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यानी कि एक सेक्युलर स्टेट बनाना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यानी कि डीपीएसपी का ये पर्पस नहीं है कि कोई एक स्टेट क्या बन जाए, एक रिलीजियस स्टेट बन जाए, और बाकी सब हमारे डीपीएसपी के पर्पस हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहला विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। यहाँ विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर,
और कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो इनके कार्यों पर, इनके जो भी वर्क होते हैं उन पर लिमिट लगाते हैं, ये हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो अगर हम बात करें तो हमारे जो डीपीएसपी होते हैं वो स्टेट द्वारा यूज किए जाते हैं अपने लॉ बनाने के लिए। वो हमारे जो डीपीएसपी में वो कोई उस पर लिमिट नहीं लगाते, जबकि लिमिट लगाने का काम किसका है, फंडामेंटल राइट्स का काम है स्टेट पर लिमिट लगाना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिए गए ये दोनों ही ऑप्शन क्या हमारे गलत हैं, डीपीएसपी कोई भी लिमिट नहीं लगाते। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इनफोर्सेबल नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो अगर हम कथनों की बात करें कि देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा, ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि डीपीएसपी को कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इन्फोर्सिबल नहीं कर सकता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में, कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों में, या ऑप्शन डी प्रस्तावना में। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो हमारे डीपीएसपी हैं उसका एम क्या है कि स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी को हम देखें तो जो हमारी प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, उसमें भी हमारी किसकी बात की गई है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई। ये भी एक वेलफेयर स्टेट को ही दर्शाता है। तो अगर हमारा कहीं ऑप्शन में आ जाए तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है। अगर डीपीएसपी दिया गया है तो हम डीपीएसपी को करेक्ट करेंगे। अगर वहां कहीं प्रिएम्बल दिया गया है और डीपीएसपी नहीं है तो हमारा प्रस्तावना भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करते हैं। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना, या ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए यहाँ पे भी डीपीएसपी और प्रिएम्बल दोनों आ गए हैं, तो हम करेक्ट करेंगे डीपीएसपी को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त प्राप्त हुई है। यानी कि जो हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है, हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये यहाँ पे पूछा है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। तो चलिए बात करते हैं कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, डीपीएसपी हो गया। सेकेंड चीज हमने ली थी कि जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन भाग लेगा, ये भी हमने कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और थर्ड चीज हमने पढ़ा है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने लोगों को अपॉइंट कर सकता है, 12 लोगों को अपॉइंट कर सकता है। तो जो ये प्रावधान है ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस बेसिस पर प्रेसिडेंट लोगों को अपॉइंट करता है राज्यसभा में, किन 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 आधारों पर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए वाद योग्य, ऑप्शन बी वाद्य योग्य नहीं है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य यानी कि जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि किसी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी में भी ये क्या है, जस्टिसेबल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए
मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या ऑप्शन डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए अगर हम आर्टिकल 37 को पढ़ें तो उसमें क्या कहा गया है कि डीपीएसपी किसी भी देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डायरेक्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है या ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगर हम बात करें आर्टिकल 39, ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके क्लॉज डी में क्या लिखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। किसके समान कार्य, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो दोनों सेम वर्क कर रहे हैं सेम टाइम के लिए तो दोनों को जो वेतन होगी पेमेंट होगी वो इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे किस में क्या दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन एक डीपीएसपी का एक पार्ट है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या ऑप्शन डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह हमारा किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। अगर हम बाकी तीनों की बात करें तो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। जैसे हम पहला देखें तो एक फंडामेंटल राइट्स कौन सा आर्टिकल में, फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 20 में, दूसरा है आर्टिकल 21 में और तीसरा है आर्टिकल 29 में। इनके तहत हमारे तीनों क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, जबकि ऑप्शन डी हमारा क्या है, एक डीपीएसपी है। और एक किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 39 में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। जो भारत में पंचायती राज प्रणाली चलती है किसके अंतर्गत की गई है। हमारे ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो स्टेट है वो किसका गठन करेंगे, पंचायतों का गठन करेंगे। तो जो हमारा पंचायती राज प्रणाली आर्टिकल 40 के तहत ही लागू की गई है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 40, ऑप्शन सी आर्टिकल 48 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, यानी कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हमसे ये पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 48 क्लॉज ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 43 क्लॉज ए या ऑप्शन डी आर्टिकल 41। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 हमारे किस किस की बात करता है, एक तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं दूसरी कंट्री से उनकी बात करता है, और क्या अगर किसी दो राष्ट्रों के बीच विवाद हो जाए तो उनके लिए जो मध्यस्थता चलती है उसकी बात करता है। तो ये सब हमारे किसके अंडर आते हैं, आर्टिकल 51 के अंडर आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में या ऑप्शन डी नवी अनुसूची। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि किसका पार्ट है, एक डीपीएसपी का पार्ट है। और
किस आर्टिकल के अंडर आता है हमारा? आर्टिकल 51 के। ये देखिए आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे पॉलिटी के, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसमें हमारा क्या वर्कर्स को भी उसका पार्ट बनाया जाएगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 43 क्लॉज ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 45 या ऑप्शन डी आर्टिकल 47। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 43 क्लॉज ए। अगर हम बात करें आर्टिकल 43 क्लॉज ए की, तो ये क्या कहता है? जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रबंधन होगा, उसमें किसको इंक्लूड किया जाएगा? वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए ये आर्टिकल हमारा मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में अमेंड करके लाया गया। और कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन संविधान के 42 संशोधन द्वारा डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया? यानी कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें से कौन सी चीज इसमें नहीं जोड़ी गई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ऑप्शन बी समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी सलाह, ऑप्शन सी समान आचार संहिता, या ऑप्शन डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समान आचार संहिता। अगर हम बात करें समान आचार संहिता की, यानी कि इसको यूनिवर्सल सिविल कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल 44 में मूल संविधान से ही दिया गया है। यानी कि जो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, ये तभी से हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इसको किसी अमेंडमेंट द्वारा नहीं लाया गया था, पहले से एक संविधान का एक भाग था। और किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 44 के अंडर आता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? मतलब किस किस के शोषण के विरुद्ध संविधान हमारा बोलता है कि इसके अगेंस्ट हमें राइट मिलेगा, वो हमसे पूछा गया है। पहला है बच्चों के, दूसरा स्त्रियों के, तीसरा जनजातियों के, या चौथा दलितों के। अपना सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला, दूसरा और तीसरा, या ऑप्शन डी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी केवल पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल बच्चों के, स्त्रियों के या ट्राइब्स के शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। जो दलित वर्ड है वो हमारे संविधान में कहीं भी यूज ही नहीं किया गया है, यानी कि इसके अगेंस्ट हमें शोषण का अधिकार नहीं मिलता। दलित वर्ड ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी गौ संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, या ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। अगर हम बात करें तो ये मूल संविधान में ये क्या था? हमारा एक डीपीएसपी का ही पार्ट था कि 14 ईयर तक जो बच्चे होते हैं उनको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट था, लेकिन बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और हटा के कहां ला दिया गया? आर्टिकल 21 क्लॉज ए के तहत इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को जो स्टेट है वो क्या देगा? निःशुल्क शिक्षा देगा। ये हमें क्या दिया गया? फंडामेंटल राइट बना दिया गया डीपीएसपी से। ठीक है, और एक कौन सा संशोधन था? 86 अमेंडमेंट था जो 2002 में किया गया। ठीक है, हम बाकी बात करें मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, तो ये सब एक डीपीएसपी के पार्ट है। जैसे हम मद्य निषेध बात करें तो हमारा आर्टिकल 47 में आता है। गौ संरक्षण की बात करें तो आर्टिकल 48 में आता है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो आर्टिकल 48 क्लॉज ए में आता है। और ये सब किसके पार्ट है? डीपीएसपी के पार्ट है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। यहाँ पे जो पूर्वोक्त वर्ड है इसका मतलब है डीपीएसपी और जो उत्तरोक्त है इसका मतलब है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, हमारे ऑप्शन बी है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। ऑप्शन सी निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब पहला देखें पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। तो जो हमारे डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, तो दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाता है। तीसरा निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि जो हमारे डीपीएसपी है वो जस्टिसेबल नहीं है और जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, मतलब डीपीएसपी में किसकी बात नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पूछा गया। पहला है ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा, सेकंड ऑप्शन बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ऑप्शन सी गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, या ऑप्शन डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हमारे डीपीएसपी में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सब हमारे डीपीएसपी में लिखे गए। जैसे बात करें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, तो ये हमारा आर्टिकल 43 के अंडर आता है। गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, यह आता है हमारा आर्टिकल 39 क्लॉज ए के तहत डीपीएसपी का एक पार्ट है। और ऑप्शन डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा, यह हमारा आर्टिकल 45 के तहत आता है। ठीक है, तो इस तीनों तो हमारे डीपीएसपी के पार्ट हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के बारे में डीपीएसपी में कुछ भी नहीं कहा गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी कि मूल संविधान में नहीं था, बाद में उसको एक संशोधन के तहत जोड़ा गया। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन बी गौवध निषेध, ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह, या ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह। यह हमारा बाद में अमेंडमेंट के द्वारा डीपीएसपी में ऐड किया गया। तो हमारी जो मुफ्त कानूनी सलाह किस आर्टिकल के अंडर आती है, तो ये आती है हमारी 39 क्लॉज ए के अंडर हमारे क्या आती है, मुफ्त कानूनी सलाह आती है। और किस अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा क्या गया था, मुफ्त कानूनी सलाह को हमें डीपीएसपी में ऐड किया गया था। बाकी सब क्या थे, हमारे मूल संविधान में ही हमको पहले से दिए गए थे। हम बाकी की बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन हमें आर्टिकल 40 में मिला हुआ है, गौवध निषेध आर्टिकल 48 में है, और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था, तो डीपीएसपी के बारे में जो कथन कहा गया, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। हमसे पूछा है कथन किसने कहा था डीपीएसपी के लिए। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी के टी शाह। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के टी शाह। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इसको किसने क्या कहा, जैसे डीपीएसपी के बारे में यहाँ पे ये कहा गया है, किसने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा, जैसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया। ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे डीपीएसपी के लिए किसने कहा था, के टी शाह ने कहा था। ठीक है, अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों ने और चीजें कही थी, जैसे डीपीएसपी को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर, ये टीटी कृष्णाचारी ने कहा। केसी वेयर ने इसको लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। ठीक है, और केटी शाह ने इसको अतिरेक कर्मकांडी भी कहा। यानी कि केटी शाह ने डीपीएसपी को दो चीजें कही, एक तो एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, और दूसरा अतिरेक कर्मकांडी।
ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मूल अधिकार। दूसरा, मूल कर्तव्य। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या पूरे होते हैं? ठीक है, तो पहला है ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, या ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, तो हमारा कब स्टार्ट किया गया था? ये हमारा स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट किया गया था। अब इसके पर्पस की बात करते हैं, इसको स्टार्ट क्यों किया गया? तो गरीबों को सहायता देने के लिए इसको क्या किया था? स्टार्ट किया गया था। अब गरीबों की सहायता ये हमारी आती किसके अंडर है? यहाँ तो हमारा आर्टिकल 41 के अंडर ये चीज आती है कि कुछ स्पेशल कंडीशन, जैसे कोई बेरोजगार है, ठीक है, कोई गरीब है, या बूढ़े लोग हैं, या किसी को कोई डिसएबिलिटी है, तो उनको काम देना, उनकी एजुकेशन या उनकी हेल्प करना, ये सब हमारा किसके अंडर आता है? आर्टिकल 41 के तहत एक डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम था, ये आर्टिकल 41 को ही पूरा करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल तीसरा, यानी कि जो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये केवल डीपीएसपी के उपबंधों को पूर्ण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए, यहाँ पे ये सीरीज हमारी खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें वो बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।